Good afternoon, Raj. So, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू complete the Dalit perspective of Indian national movement or legacies of the British Raj. Legacies of the British Raj is not a topic बढ़िया वाला, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है वो तो नॉर्मली आप लक्ष्मीकांत से करोगे तो भी वो टॉपिक हो जाएगा, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, वही फैक्चुअल चीज़ें हैं दैट हाउ इट लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ इट लेड टू कम्युनलिज्म एंड हाउ इट लेड टू रिजिडिटी इन द कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया. ठीक है, वही है. एंड देन उसमें सिविल सर्विसेज, पुलिस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, वो सब आता है. ठीक है, पहले ये दलित पर्सपेक्टिव रह गया हमारा, वो कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद वो करेंगे. अच्छा, पहले अभी तक जो हमने किया उसमें कुछ डाउट है क्या? जो हमने अभी तक कर लिया है उसमें कोई डाउट है तो बताओ. ठीक है, डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं. लिखिए थोड़ा दलित पर्सपेक्टिव के बारे में. दलित पर्सपेक्टिव के बारे में लिख लो थोड़ा. दलित पर्सपेक्टिव बेसिकली जो है अंबेडकर ने दिया था, राइट? दलित पर्सपेक्टिव अंबेडकर ने दिया था. लिखिए द दलित मूवमेंट, द दलित मूवमेंट the Dalit movement dismissed the premise of the Dalit movement dismissed the premise of the mainstream nationalist movement, dismissed the premise of the mainstream nationalist movement, mainstream nationalist movement, mainstream nationalist movement, that India was a nation, that India was a nation, full stop. India was a nation, full stop के बाद Ambedkar repudiated the notion of a nation. Ambedkar repudiated Ambedkar repudiated the notion of a nation in a caste society, in a caste society, in a caste society and challenged it, saying that, and challenged it
and challenged it, saying that each caste was a nation. Each caste was a nation. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले ज्योतिराव फुले said that डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे अनलेस ऑल द पीपल इन दी बलिस्तान, बलिस्तान उनका एक टर्म था जो वो इंडिया के लिए यूज करते थे, ठीक है। हिंदुस्तान की जगह वो बालिस्तान यूज करते थे बिकॉज वो जो मेन स्ट्रीम हिंदू सिंबल्स थे उनके अलग सिंबल्स वो यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल इफ यू सी हिंदू सोसाइटी में द सिंबल ऑफ राम इज़ वेरी पायस एंड उसको काफ़ी ऑस्पिशियस सिंबल मानते हैं और राम का जो सिंबल होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे राम राज्य या इस तरीके से कुछ। लेकिन टू रजिस्टर हिज protest and to argue that he is against these caste discrimination and everything, he started to use different symbols, such symbols which were not very much respected in the Hindu society। तो जो राजा बलि थे वो राजा सुग्रीव के बड़े भाई थे, ठीक है, और राजा बलि को राम ने मारा था, तो इसलिए फूले ने राजा बलि को जो है अपना एक सिंबल बनाया था जस्ट टू रजिस्टर हिज प्रोटेस्ट, ठीक है। तो वो इंडिया को बालिस्तान के नाम से जानते थे, बालिस्तान के नाम से उसको वो करते थे, एड्रेस करते थे, ठीक है। सो ज्योतिराव फुले हैड सेड दैट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में अनलेस ऑल द पीपल इन द बालिस्तान, unless all the people in the Balistan, including the Shudras, comma Ati Shudras, including the Shudras, comma Ati Shudras, comma भील, comma कोली, ये सारे वो कम्युनिटीज़ हैं जो कभी ना कभी डिप्रेस्ड रही हैं या डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। शूद्रा, अति शूद्रा, भील, कोली एसेट्रा become educated and are able to think over and unite, comma they cannot constitute a nation, double inverted commas close, full stop. Further Ambedkar observed, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे आई एम ऑफ द ओपिनियन, मतलब अम्बेडकर कह रहे हैं दैट मुझे ऐसा लगता है, आई एम ऑफ द ओपिनियन that in believing that we are a nation, double inverted commas में I am of the opinion that in believing that we are a nation
comma, we are cherishing a great delusion. We are cherishing a great delusion. We are cherishing a great delusion. Double inverted commas close. Full stop. यार अभी डबल इन्वर्ट कॉमास क्लोज मत लिखो, आगे लिखो. चलो इसको डबल इन्वर्ट कॉमास क्लोज करके लिखो. फर्दर ही क्वेश्चनड how can people divided into several thousands of castes be a nation. नेशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद है. ठीक है. फिर लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, दलित मूवमेंट बाय स्क्वायरली पोजिंग दिस प्रॉब्लम. मतलब ये जो प्रॉब्लम अभी तक ऊपर दो ज्योतिबा फूले और अंबेडकर ने जो प्रॉब्लम बताई हैं उसकी बात हो रही है. ठीक है. सो दलित मूवमेंट बाय स्क्वायरली पोजिंग दिस प्रॉब्लम, दलित मूवमेंट बाय स्क्वायरली पोजिंग दिस प्रॉब्लम हैज इंडीड contributed to इंडियाज नेशन बिल्डिंग एफर्ट. अब ध्यान रखना हम यहां पे स्टेट बिल्डिंग नहीं यूज कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग कह रहे हैं. ठीक है ना. Dalit movement by squarely posing this problem has indeed contributed to India's nation building efforts full stop. While the INC, Indian National Congress, while the INC represented the emerging Indian bourgeoisie's drive for, while the INC represented the emerging Indian bourgeoisie's drive for overall political and economic control, overall political and economic control comma on the other hand Dalit movement under Ambedkar sought to strengthen the most disadvantaged section, most disadvantaged people या section in the Indian society, and set in the process of internal consolidation of Indian nation.
नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे इट इज अ फैक्ट दैट it is a fact that Dalit castes had certainly favored Dalit and downtrodden castes Dalits and downtrodden castes has certainly favored the alien rule to the oppressive Brahmin rule even before they expected anything positive from the former मतलब ब्रिटिश रूल. ज्योतिराव फुले summarized these sentiments when he said डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे when he said डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में we would be grateful to the Britishers because they did not honor the laws of Manu. ठीक है. बट ऐसा नहीं था कि वो कॉलोनियल रूल को सपोर्ट करते थे. ठीक है, आगे लिखेंगे अंबेडकर had squarely exposed the exploitative character of the colonial rule, not only in his scholarly treatises but also in public. He said to Dalits, क्या उन्होंने बोला? That you cannot sit singing the praises of British bureaucracy. That you cannot sit singing the praises of the British bureaucracy
for simply giving us improved roads, canals, railways, administration, etc. For simply giving us improved roads, canals, railways, administration, etc. Because the praise given to the British would vanish. Because the praise given to the British would vanish. Praise given to the British would vanish. Once we turned our attention, once we turn our attention to the forcible extractions, to the forcible extractions of profit by big capitalists and landlords, from the poor working people of this country, from the poor working people of this country. फिर आगे लिखेंगे एज पर एस एन गायकवाड़, 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 Ambedkar's contribution to the national movement, Ambedkar's contribution to the national movement is that he forced INC, he forced INC to be more responsive towards the concerns of Dalit, to be more responsive towards the concerns of Dalits. लिख लिया, कुछ छूटा है? बाकी और भी है इसमें, नोट्स में से लिख लेना बाकी तो, बट अभी के लिए इतना ठीक है. ठीक है, इसको समझ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं. देखो, इंडियन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर रहा है हमेशा से, इट वाज अ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी. इंडिया वाज ऑलवेज अ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी एंड दैट स्ट्रैटिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ पॉवर्टी एंड पोल्यूशन. ठीक है, सॉरी, प्योरिटी एंड पोल्यूशन. इनिशियली पहले जब वर्णाश्रम धर्म हुआ करता था, उसमें जो स्ट्रेटिफिकेशन थी, एज गांधी जी वुड हैव आर्ग्यूड दैट इट वाज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर एंड इट लेड टू इंटरडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर. कि भाई वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमें खाना खिलाते हैं, वो हमें हमें शिक्षा देते हैं, वो हमारी सर्विस करते हैं, या वो हमें इकोनॉमी को प्रोड्यूस करते हैं. तो इट वाज सपोज टू बी अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर वेयर देयर वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इट वाज टर्न इनटू अ परवर्टेड फॉर्म.
इट वाज टर्न इनटू अ परवर्टेड फॉर्म। गांधी ने अपनी यंग इंडिया में लिखा है कई बार, और भी कई सारी किताबों में उन्होंने लिखा है दैट द न्यूमरस सब कास्ट्स, गांधी जी कास्ट को बुरा नहीं मानते थे, लेकिन ये जो न्यूमरस सब कास्ट बन गई हैं, गांधी जी कई जगह कहते हैं दैट द न्यूमरस सब कास्ट्स इज एन अनवांटेड कह सकते हो कि यार उसे क्या कहते हैं, वो वर्ड कौन सा होता है, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ये कह रहे थे, गांधी जी ये कहते थे कि कास्ट तो ठीक है, लेकिन ये जो न्यूमरस सब कास्ट है ना, ये एक ऐसी गलती है जो मतलब माफ नहीं की जा सकती। ठीक है, कुल मिला के मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ, वो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते थे जिसको हम पर्क्स वगैरह में, मतलब ऐसे अपन ऐसे कहते नहीं है कि यार तुम तो अनवारंटेड वो ले रहे हो यार, मतलब किसी को अगर कोई ज़्यादा अपनी मनमानी करे तो हम कहते हैं कि अनवारंटेड आप कोई चीज़ ले रहे हो। ठीक है, तो उस रिस्पेक्ट में वो वर्ड मैं भूल गया हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कास्ट हमारे जो वर्णाश्रम धर्म से जो कास्ट हमारी बनी थी, जाति जो हमारी बनी थी, उसको गांधी जी ठीक मानते थे, लेकिन बाद में उसके परवर्टेड फॉर्म में आने की वजह से हुआ क्या, उसके परवर्टेड फॉर्म में वो एक प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो है नोशन पे बेस्ड हो गई, और दूसरी बात उसकी वजह से क्या हुआ, दैट इट लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन, exploitation of the lower caste from the hands of upper caste, and not even just that कि जो अपर कास्ट का है वो लोअर कास्ट को जो है वो कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। इट वॉज एक्चुअली देयर कि सब कास्ट होने की वजह से एक कास्ट के लोग भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो करते थे, हक जमाते थे। अगर आपने आर्टिकल 15 देखा होगा तो उसमें वो बताते हैं कि नहीं हम सब एससी हैं, लेकिन हम कुर्मी हैं, हम चमार हैं, हम कायस्थ हैं, हम अच्छे वाले दलित हैं, हम बुरे वाले दलित हैं, ऐसे करके। ऐसे अगर आपने ब्राह्मणों में देखा होगा तो कोई कुंज ब्राह्मण होते हैं, कोई वशिष्ठ ब्राह्मण होते हैं, कोई प्रयागवाल ब्राह्मण होते हैं। तो इनमें से सबसे ऊपर वाले जो होते हैं वो मेरे ख्याल में कुंज ब्राह्मण होते हैं, यानी निकुंज ब्राह्मण कुछ तो उनको कहते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंडियन सोसाइटी वाज स्ट्रैटिफाइड टू सच अ लेवल दैट हर लेवल पे आपको कोई ना कोई आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज करने वाला मिल जाएगा। दलित पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो यही कह रहा है कि एक्चुअली में जो इंडियन सोसाइटी थी उसने कभी दलित्स को अपनाया ही नहीं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि जब दलित पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हम बात करेंगे उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि रेदर देन फोकसिंग ऑन द नेशनल मूवमेंट ऑफ दैट टाइम, Dalits were more focused on, or rather Dalit leaders were more focused on their own benefit, because अभी तक क्या था, चाहे हिंदू रूलर्स थे चाहे मुस्लिम रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, सोसाइटी का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया था। इफ रिमेंबर, अगर हिंदू रूलर थे तो मनुस्मृति और दंड शास्त्र और धर्मशास्त्र के लॉज से चलते थे, जो कि ऑब्वियसली दलित्स के लिए जो था वो बिल्कुल फेवर में नहीं था। और जो मुस्लिम रूलर्स भी आए थे उन्होंने भी यही किया था कि जो आपकी इंटरनल कम्युनिटी का जो आपका गठन है उसमें उन्होंने चेंज नहीं किया था। ऑल्दो जो ऐसे लॉस थे, जैसे चोरी हो गई या कुछ ऐसा कुछ हो गया, वो अपने तरफ से उसका लॉ बना देते थे, लेकिन आपकी कम्युनिटी का जो इंटरनल फंक्शनिंग है, अगर एक हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू समाज है, तो उसमें कभी किसी मुगल रूलर ने ये नहीं किया कि नहीं अब हिंदू समाज भी जो है इस्लाम के रूल से चलेगा। नहीं, जो इंटरैक्शन हो रहा है स्टेट के साथ और पब्लिक में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसको तो वो रेगुलेट करते थे, लेकिन जो इंटरनली जो इंटरैक्शन होता था विद इन द सेम रिलीजन और कास्ट, उसको उन्होंने कभी टच नहीं किया। तो कुल मिला के ना तो इस्लामिक रूलर्स ने ना ही हिंदू रूलर्स ने या इनके टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि दलित्स वर गिवन अ चांस टू हैव सोशल मोबिलिटी। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ, सिंस ब्रिटिश were not from tradition, they did not have a traditional understanding कि मनुस्मृति क्या है, पाप पुण्य का कोई ऐसा सीन उनके पास नहीं था, and they were only profit motivated, they were only profit motivated कि चीप से चीप हमारे को लेबर मिल जाए और हमें जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो आसान पड़े। एडमिनिस्ट्रेशन आसान कैसे होगी, जब रूल ऑफ लॉ होगा, और रूल ऑफ लॉ होगा मतलब सबके लिए सेम रूल होगा, राइट? आपके पर्सनल और आपके प्राइवेट, पर्सनल और पब्लिक जो रूल्स होंगे वो सेम होंगे। तो इसकी वजह से जो दलित समाज था या दलित लीडर्स थे, चाहे वो ज्योतिराव फूले हुए, चाहे वो अंबेडकर हुए, दे वर हैप्पी दैट ब्रिटिशर्स केम
एंड इसी वजह से अगर आप देखो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, वहां पे अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखने गए थे और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी गया था, बिकॉज ही न्यू कि अगर ब्रिटिशर्स दलित्स के लिए किए बिना कुछ चले गए, कुछ रिजर्वेशन, कुछ सेपरेट इलेक्टोरेट दिए बिना चले गए, तो जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है, दे वुड नेवर एवर एक्सेप्ट दलित्स इन द पावर शेयरिंग ऑफ दिस नेशन। और जब तक आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी, तब तक आपकी जो सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी है वो भी ऊपर ठीक नहीं होगी। तो एक तरह से तो दलित जो पर्सपेक्टिव है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। वाई? बिकॉज दे वर हैप्पी विद द ब्रिटिश, दे वर हैप्पी विद द ब्रिटिश इन द सेंस दैट ब्रिटिश ने अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया था, जिसकी वजह से दलित जो है गाँव को छोड़कर शहर में गए, वहाँ पे कास्ट कॉन्शियसनेस थोड़ी कम होती है। फिर वहाँ पे एजुकेशन के लिए मॉडर्न एजुकेशन, सेकुलर एजुकेशन ब्रिटिश ने दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहले आपने कभी कभार ऐसे फिल्मों में देखा होगा कि जो SC ST बच्चे हैं उनको साइड में निकाल के बिठा देते थे, गुरुकुल में एंट्री नहीं होती थी ऐसे, तो दलित्स को एजुकेशन एक्सेसिबल हुई। ऐसे ही जब कास्ट पंचायत अगर आपका फैसला दे रही है तो दलित के फेवर में कभी फैसला नहीं जाता, लेकिन अगर एक कोर्ट रूल ऑफ लॉ के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आपका फैसला हो रहा है तो वो मेरिट के बेसिस पे होगा। मतलब थियोरेटिकली तो यही है कि मेरिट के बेसिस पे होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दलित्स को काफी रिलीफ महसूस हुआ एक लेवल तक कि यस, मतलब अब क्योंकि हमारी एजुकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें कहीं जाने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में दलित नहीं घुस सकते, दलित घुस सकते हैं, या दलित जमीन नहीं खरीद सकता, जमीन खरीद सकते हैं, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर ओनली कंसर्न अबाउट देयर रेंट। उनको नहीं फर्क पड़ता था कि ब्राह्मण जमीन ओन कर रहा है कि दलित जमीन ओन कर रहा है, या कौन ट्रेड कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक तरह से तो द दलित पर्सपेक्टिव वाज क्रिटिकल ऑफ नेशनल मूवमेंट। लेकिन अंबेडकर जैसे जो अच्छे ग्रैंड, ये कह सकते हो कि जो समझ वाले वो थे फ्रीडम फाइटर्स या लीडर्स थे, उन्होंने ये कहा दलित समाज से कि ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आपको बहुत कुछ अच्छा दे दिया है, लेकिन आप उसके बिहाफ पे ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश रूल हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज ब्रिटिश रूल इज इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव। अभी तो आपको चलो हिंदू सोसाइटी वैसे एक्सप्लॉइट कर रही थी, अब ब्रिटिशर्स ने आपको रूल ऑफ लॉ और ये सब दे दिया, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन तो आपका अभी भी हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन तो अभी भी हो रहा है। तो व्हाट वी नीड इज नॉट अ सेवियर, बट वी नीड टू एम्पावर आवरसेल्व्स। ठीक है, तो ये दलित पर्सपेक्टिव था, जहाँ पे दलित जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी जो सोशल मोबिलिटी है या हमारी जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है और पॉलिटिकल पावर में जो पार्टिसिपेशन है वो हमारा बढ़े, और इसी के लिए उन्होंने जहाँ पे उनको जगह मिली वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट दिया। अगर उनको लगा कि भाई कांग्रेस उनका साथ दे रही है तो उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया, और अगर उनको लग रहा है ब्रिटिश उनका साथ दे रहा है तो उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दलित पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो इट वॉज काइंड, मतलब अगर इसको समराइज करें तो यही कह सकते हैं कि जो दलित्स थे वो कुल मिला के जो हज़ारों सालों से उनके साथ गलत होता आ रहा था उसको वो सॉल्व करना चाहते थे विद इन दिस मूवमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है,
लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जब हम लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ लेना चाहिए। एक तो है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव और एक है हमारा नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव। नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में भी हमें थोड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था उसका ओवरऑल आइडिया क्या था? कॉलोनियल पर्सपेक्टिव का ओवरऑल आइडिया ये था दैट जो ब्रिटिश थे दे ब्रॉट इन मॉडर्नाइजेशन, ब्रॉट इन मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी, और बिकॉज वो मॉडर्नाइजेशन लेके आए और इसी वजह से उनका रूल जो है वो डिस्पोटिक बेनिवलेंट था, डिस्पोटिक बेनिवलेंस। अब आप मुझे बताइए रिवीजन के तौर पे एक आंसर दीजिए कि डिस्पोटिक बेनिवलेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? या बेनिवलेंट डिस्पोटिज्म या डिस्पोटिक बेनिवलेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बताइए। बेनिवलेंट डिस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कांत ने? अरे नहीं प्रभु, कांत ने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव दिया था। बेनिवलेंट डिस्पोटिज्म का किसने दिया था? थोड़ा और सोच के बताओ, रिवीजन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। बेनिवलेंट डिस्पोटिज्म किसने दिया था? बेंथम ने भी नहीं दिया था भाई, बेंथम ने भी नहीं दिया था। और सोचो थोड़ा। अभी तीसरा वाला करेक्ट होना चाहिए, 3 ही चांस मिलते हैं जिंदगी में। यार फट से आना चाहिए, बेनिवलेंट डिस्पोटिज्म किसने बोला था? सोच के बताओ और जल्दी बताओ। अरे जेएस मिल ने दिया था प्रभु, जेएस मिल ने दिया था, ठीक है। बेनिवलेंट डिस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट जो जेएस मिल ने दिया था, ठीक है। तो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के जितने भी स्कॉलर्स हैं जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को मानते हैं या कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को प्रोपेगेट करते हैं, जनरली इंग्लिशमैन ही करेंगे इसको, तो दे आर्ग्यू दैट इंडिया वाज नॉट सिविलाइज्ड, इंडिया वाज अ बारबेरिक एरिया और देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इन इंडिया. And when Britishers came, they started to modernize Indian society, and they removed they tried to remove superstition, जैसे सती प्रथा हो गई, ह्यूमन सेक्रीफाइस हो गया, या ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो सुपरस्टिशन में काउंट की जाती हैं, उसको हटाने में फिर they said that we have given you rule of law,
जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक क्या था कि जिसका मर्जी आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, रूल बना दे रहा है, जो भी राजा बन रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। वी हैव गिवन यू सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हमने दिया आपको। उसके बाद हमने मॉडर्न एजुकेशन इंक्रीज करी, हमने रेल बनाए, रोड बनाए, टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस किया, राइट। और हमने आपको ढंग से कपड़े पहनने सिखाया, ऑल्दो दैट्स वेरी बैड आर्ग्यूमेंट, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडिया का क्लाइमेट कभी भी सूट पहनने को सूटेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज भी हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू में तो वी प्रेफर अ सूट, जबकि इंडिया में सूट पहनना इट्स लाइक सजा के बराबर है। धोती कुर्ता हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इसलिए था बिकॉज हमारा क्लाइमेट जो है धोती कुर्ते वाला ही है। हमारे यहाँ कभी भी सूट पहनने का रिवाज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यूरोप में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दे नीड टू हैव क्लोज्ड क्लोथ्स, लेयरिंग ऑफ क्लोथ होनी चाहिए उनके पास। हमारे यहाँ तो एक कुर्ता और एक पजामा बस खत्म, ठीक है। तो इसलिए तो ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन बाय ब्रिटिश टू जस्टिफाई देयर रूल, देयर कॉलोनियल रूल। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये कॉलोनियल पर्सपेक्टिव कहलाता है, जबकि नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखता है कि यस, मतलब नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बैलेंस दिखता है हमको कि जो लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल है दिस इज बोथ गुड एज वेल एज बैड। यहां पे तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं, लेगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल केवल और केवल गुड है, जबकि नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव बोलता है कि यस, सम थिंग्स वर गुड बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर बैड, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते, मतलब इसको लिख लो थोड़ा सा। Scholars expressed scholars expressed scholars expressed divergent views about the legacy of British rule. Divergent views about the legacy of British rule in India, which was started in 19th century, full stop. The British and Indian scholars hold different views relating to the contribution relating to the constitution, constitution नहीं, contribution, relating to the contribution and legacy of the English in India, and the legacy of the English in India. English scholars like Alfred Loyal J.F. Stephen,
J.F. Stephen and W.W. Hunter opined that the modernization of India opined that the modernization of India growth of nationalism modernization of India, growth of nationalism efficient administration modern education, law and order, modern education, law and order was the legacy of the English to the Indians. Was the legacy of the English to the Indians. Full stop. But next paragraph में लिख लेना, but the Indian scholars like Dadabhai Naoroji, Indian scholars like Dadabhai Naoroji, R.C. Datta, evaluated the legacy of the British from the nationalist point of view. They criticize British या English, they criticize English as they disturb the economic life of India, as they destroyed or disturbed the economic life of India by deliberate dismantling of Indian handicraft, trade and commerce. 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 They also spread the feeling of communalism. They also spread the feeling of communalism
They also spread the feeling of communalism. They also spread the feeling of communalism among the Hindus and Muslims. Among the Hindus and Muslims, which ultimately led to partition of India. Which ultimately led to partition of India. कुछ एक स्कॉलरली कमेंट्स लिख लो बिफोर वी इसको थोड़ा और अगर हम उससे पढ़ेंगे. वैसे तो सेम चीज़ें जो आपने हिस्ट्री में पढ़ रखी हैं, बट फिर भी कुछ एक कमेंट्स लिख लो. एक कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. Bipin Chandra argues Bipin Chandra argues Bipin Chandra argues there is a legacy of British rule. There is a legacy of British rule. There is a legacy of British rule. Because unlike China, comma, India did not start with a clean slate. Because unlike China, comma, India did not start with a clean slate. Without China, India did not start with a clean slate. Full stop. If China had gone through the communist revolution, if China had gone through the communist revolution, if China had gone through communist revolution, comma, then what happened in India was transfer of power. Then what happened in India was transfer of power. फिर और लिखेंगे, नेक्स्ट कमेंट लिखेंगे, एज पर हमजा अलावी the elites in South Asia, as per Hamza Alawi, the elites from South Asia, the elites in South Asia
preferred to continue with overdeveloped state as it provided a lot of privileges to the ruling class, as it provided a lot of privileges to the ruling class. नेक्स्ट कमेंट लिखेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का। I am sure British will leave this country one day. I am sure British will leave this country one day, full stop. However, I am sure that before leaving British will leave. I am sure before leaving British would leave so much dirt and filth that generations of Indians will not be able to clean. That generations of Indians would not be able to clean. बताइए, लिख लिया या कुछ बचा है इसमें? ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं इंडिया, अगर हम ब्रिटिश लेगेसी को देखेंगे तो ब्रिटिश लेगेसी अगर आप देखो, अगर आप सेक्टर वाइज कर लो, अगर आपको सेक्टर वाइज करना है तो अपन सेक्टर वाइज भी कर सकते हैं कि भाई इफ यू सी एजुकेशन में ब्रिटिश लेगेसी क्या रही, ए पॉजिटिव भी रही और नेगेटिव भी रही। नेगेटिव क्या रहा कि रोट लर्निंग को उन्होंने प्रमोट किया, ट्रेडिशनल जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पॉजिटिव क्या रहा
कि जो पहले हम लोग नेचुरल साइंसेस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब पे जोर नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे, वो देने हम लोग लग गए। उसके बाद एजुकेशन हमारी इंक्लूसिव बन गई। पहले ऐसे दलित्स को नहीं एजुकेशन मिलती थी, अब दलित्स को भी मिलने लग गई। तो ये तो एजुकेशन में हो गया। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, पर्सनालिटी सेंट्रिक थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी पॉजिटिव लेगेसी है, नेगेटिव लेगेसी है। नेगेटिव में क्या है, सॉरी पॉजिटिव में क्या है कि पहले वहां पे पर्सनालिटी सेंट्रिक थी, कास्ट बायस, रिलीजन बायस हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूजन हुआ करता था लोगों का, लोगों को ढंग से काम नहीं होता था उनका। बट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या हो गई, मेरिट बेस्ड हो गई, मेरिट बेस्ड हो गई। लेकिन फिर नेगेटिव लेगेसी क्या है कि बिकॉज दे वर मोर फोकस्ड ऑन प्रॉफिट मेकिंग, सो देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज टेलर्ड अराउंड सच अ स्ट्रक्चर जो सिर्फ ब्रिटिश को फेवर करता था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे यहाँ करप्शन की लेगेसी आई। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ करप्शन की लेगेसी आई। पॉलिटिक्स में अगर आप देखो तो पॉलिटिक्स में उनकी पॉजिटिव लेगेसी क्या आई कि उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का स्टार्टिंग किया हमारे देश में। अगर आप एक्ट ऑफ 1861 देखोगे, 1891 देखोगे, राइट, इन सारे एक्ट्स उन्होंने 1853 का चार्टर एक्ट देखोगे, तो इन सारे एक्ट से उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव बनाए। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्थापना ब्रिटिश ने करी हमारे यहाँ। पहले रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन नेगेटिव क्या हो गया कि यहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस को कम्युनलाइज कर दिया, डिवाइड एंड रूल के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, ऐसे अगर आप इकोनॉमी में देखोगे तो इकोनॉमी में ऑल दो उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया, रोड उन्होंने बनाए और टेलीग्राफ उन्होंने, टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट किया, लेकिन इकोनॉमी में उन्होंने एग्रीकल्चर हमारा नॉन मैकेनाइज्ड बैकवर्ड रह गया, राइट। उसके बाद जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो हमारी खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश मोनोपोली चलती थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, रूरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब जो लोग ट्रेडिशनली आर्ट एंड क्राफ्ट में, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट में या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ करते थे और जो शहरों में रहा करते थे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द लोकल किंग्स, अब वो क्या करने लगे, वापस अपने गांव जाने लगे और वो एग्रीकल्चर में जाने लगे, जिसकी वजह से हमारे को क्या विटनेस हुआ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो कॉलोनियल स्कॉलर्स हैं वो तो कहते हैं कि साहब पॉजिटिव लेगेसी है, और जो नॉर्मल जो नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव लेगेसी है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर में क्या बताना है, दोनों चीजें बतानी है कि ये पॉजिटिव हुआ ब्रिटिश के टाइम पे, ये नेगेटिव हुआ ब्रिटिश के टाइम पे। ओवरऑल अगर हम देखें तो यस, देयर इज अ ब्रिटिश वेरी वेरी प्रोमिनेंट ब्रिटिश लेगेसी इन इंडिया। ठीक है, और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सो दिस वाज अबाउट लेगेसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। फैक्चुअल चीज़ों में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ बिकॉज इट वुड ओनली वेस्ट आवर टाइम। ये तो नॉर्मल आप बिपिन चंद्रा से या स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो, राइट। अगर आपको पढ़ना है तो बता दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन, मतलब अपने पास अभी टाइम है, अपन कर सकते हैं। और अगर आपको बाकी चीज़ें, मतलब अभी जैसे हमारे को स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये देखना था, और साथ में मैं सोचा था क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लें, बाकी आप बता दो। ओके, ठीक है, आप रीड करना चाहते हो रीड कर लेना। तो अब क्या क्वेश्चंस करने हैं?
अब देखो हमारे कौन कौन से टॉपिक बचे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सपेक्टिव हमने खत्म कर लिया। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपका नॉन कॉपरेशन और सत्याग्रह आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, ये सब है, ठीक है। ये 2 टॉपिक बचे हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये आप चाहो तो कर सकते हैं, हम नहीं भी चाहो तो नहीं भी कर सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन ब्रीफली मैं चाहता हूँ कि एक बार कर ज़रूर लेंगे हम क्लास में, सो दैट यू नो मेरे को भी तसल्ली रहेगी कि मैंने आपको पूरा पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो अभी अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप मुझे बता दो, वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चंस, और अगर आपको पढ़ना है तो आप बता दो कि हम पढ़ सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हम लोग क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लिख लें बिफोर वी एंड आवर क्लास। चलिए फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ वो हम कल कर लेंगे, डोंट वरी। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कल भी अपनी क्लास होगी ना, तो कल वो कर लेंगे। अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। चलिए लिखिए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करना है हाउ अर्ली रेडिकल लिबरलिज्म वाज मॉडिफाइड बाय जेएस मिल। हाउ अर्ली रेडिकल लिबरलिज्म वाज मॉडिफाइड बाय जेएस मिल। ये क्वेश्चन है, इसको लिखिए।
Question is about discuss how early radical liberalism was modified by J.S. Mill. Can I discuss? देखो, दिस क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग अबाउट द रिविजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं थी. दो चार पॉइंट हमें पता थे, उन्हीं से क्वेश्चन लिख जाता. ठीक है, रैडिकल लिबरलिज्म का मतलब आपको समझना था. यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म का वर्ड ना देके रैडिकल लिबरलिज्म का वर्ड दे दिया है. ये पूछ रहा है डिस्कस हाउ अर्ली रैडिकल लिबरलिज्म वाज मॉडिफाइड बाय जेएस मिल. अगर इस रैडिकल लिबरलिज्म को हटा के हम यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म लिख देते तब शायद थोड़ी सी आसानी होती बच्चों को समझने में. लेकिन दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन. अगर हम रैडिकल लिबरलिज्म को देखें, रैडिकल लिबरलिज्म माने अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म को देखें तो यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया किसने दिया था? बेंथम का. इसके कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं. पहला प्रिंसिपल क्या है? फेलिसिफिक कैलकुलस. उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स. उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल क्या है? दैट यूटिलिटी ऑफ एन एक्शन जो है डिपेंड्स अपॉन द गुड इट प्रोवाइड्स. गुड जो है उस पे यूटिलिटी ऑफ एक्शन डिवाइड करता है. उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म. ठीक है, उसके बाद और क्या है? फिलोसॉफिक कैलकुलस, ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यूटिलिटी, एंड देन इसमें हाँ ओनली क्वांटिटेटिव
प्लेजर, ठीक है। ये कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स है जिन जो अर्ली यूटिलिटी या अर्ली रेडिकल लिबरलिज्म या यूटिलिटेरियनिज्म के बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हैं। इनको मिल ने कैसे मॉडिफाई किया, हाउ मिल मॉडिफाइड दीज प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट उसने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स जो है केपेबल ऑफ हायर प्लेजर, ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ हायर प्लेजर। वो बोलता है ना दैट इट इज बेटर टू बी अ फूल इट इज बेटर टू बी अ प्लेटो डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सैटिस्फाइड, राइट। तो कुल मिला के वो कहना चाह रहे हैं दैट केपेबल, ये जो इंडिविजुअल है या ह्यूमन बीइंग्स है, दे आर केपेबल ऑफ हायर प्लेजर, ठीक है। और फिर वो ये भी बोलते हैं दैट पुष्पिन इज नॉट गुड एज पोएट्री, पुष्पिन इज नॉट गुड एज पोएट्री, सो केपेबल ऑफ हायर प्लेजर। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो फिलोसॉफिक कैलकुलस है ये गलत है, बिकॉज जो प्लेजर होता है इट्स नॉट ओनली क्वांटिफाइबल बट देयर इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव डिफरेंस, देयर इज ऑल्सो अ क्वालिटेटिव डिफरेंस, एक क्वालिटेटिव डिफरेंस भी होता है प्लेजर में। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ क्वांटिटी ही मैटर करती है प्लेजर की। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ एन एक्शन एज गुड, तो वो ये बोलते हैं कि यस यूटिलिटी होनी चाहिए एक्शन ऑफ गुड की, लेकिन ये जो गुड की डेफिनेशन है इंडिविजुअल ना होके हल्की सी सोशल होनी चाहिए, राइट। हायर प्लेजर इन इमीडिएट, जैसे अब एक माँ है, इमीडिएटली उसको भूख लग रही है लेकिन उसके बच्चे को खाना खाना है, तो शी वुड टेक दैट पेन बिकॉज दैट पेन वुड गिव हर दी प्लेजर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद फाइनल गोल जो है, यहाँ पे फाइनल गोल क्या था, यहाँ पे फाइनल गोल था आपका मटेरियलिज्म, मतलब खुद का एंजॉयमेंट। यहाँ पे फाइनल गोल क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए हम जेएस मिल को क्या कहते हैं, जेएस मिल वॉज द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, जेएस मिल वॉज द पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। अच्छा, अब ये तो हमने मेन पॉइंट समझ लिया। अब इसको इंट्रोड्यूस या कंक्लूड कैसे करेंगे, उसमें जनरली ज़्यादा दिक्कत आती है इंट्रोड्यूस और कंक्लूड करने में। जब आप इसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप बताइए उसको कि अर्ली रेडिकल लिबरलिज्म ऑल्सो नोन एज यूटिलिटेरियनिज्म was the idea given by Bentham या जेरेमी बेंथम, ठीक है, based on the premise that man is utilitarian by nature and always seeks maximum pleasure and minimum pain, ठीक है। However, J.S. Mill revised the foundation of utilitarianism in following ways, ठीक है। उसके बाद आप इसको बताएंगे फॉलोइंग वेज क्या है। फॉलोइंग वेज में आप बताएंगे कि ये वेज है। फिलोसॉफिक कैलकुलस को उन्होंने खत्म किया, वो ये कहते हैं कि फिलोसॉफिक कैलकुलस जो है वो ठीक नहीं है। फिर जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है, वो ये कहते हैं कि इट माइट लीड टू टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी, राइट। यूटिलिटेरियन ऑफ यूटिलिटी जो है वो मतलब आपका यूटिलिटी जो है सेकंड प्रिंसिपल हो सकता है किसी भी चीज को जज करने का, लेकिन प्राइमरी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, मोटिव क्या है आपका। फिर साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म और ओनली क्वांटिटी मैटर्स वाला जो प्रिंसिपल है, इन सबको उन्होंने रिवाइज किया, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद ये सब बताने के बाद इसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, J.S. Mill is termed as by many scholars as a Peter who denied his master because to reform utilitarianism he ended up destroying Bentham's utilitarianism altogether, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो कंक्लूजन सिंपल सा लिखना है, J.S. Mill is termed because of the above revisions, J.S. Mill is termed as the Peter who denied his master by this scholar
because in order to reform utilitarianism, he actually ended up destroying Bentham's utilitarianism completely. कहाँ तक बना था ये क्वेश्चन, कितना पहुंच गए थे? आई होप ये तो पहुंच ही गए होंगे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन नहीं था ये तो। कहाँ तक पहुंचे थे? चलिए बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है, पढ़ के सुना देता हूं। द रीसेंट स्पेट ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज, द रीसेंट स्पेट ऑफ जुडिशियल एक्टिविटीज हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द ऑपरेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया डिस्कस करना है, इसको डिस्कस करना है, डिस्कस करो, लिखो इसको।
अब यही तो सोचना है आपको। वैसे पुराना क्वेश्चन है, 1998 का क्वेश्चन है, बट आप इसको जनरल देख के चलो। ये रीसेंट स्पेट को अगर भूल भी जाओ तो भी इस क्वेश्चन को कैसे लगो, इसको ऐसे लिख सकते हो दैट जुडिशियल एक्टिविटीज़, अगर इसको रीसेंट स्पेड वर्ड को हटा भी देंगे तो भी अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन उतना ही वैलिड है कि जुडिशियल एक्टिविटीज हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द ऑपरेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, डिस्कस। जनरल सेंस में लिखो। चंपकम दुरईरंजन माधवराव स्किंदिया केस कैसे? जब लिख लो तब बताना, करेंगे फिर इसे डिस्कस।
Champakam Dorai Ranjan, Supreme Court ruled against government for providing reservation to SC and ST. पकड़ नहीं पा रहे हो आप क्वेश्चन अभी. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जुडिशियल एक्टिविटीज हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द ऑपरेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया. क्या हमने कल वाल पढ़ा था, कल डिस्कस किया था ना हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही, मतलब कल यही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोग. एक्सक्यूज मी. देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दैट जुडिशियल एक्टिविटीज. तो कौन सी जुडिशियल एक्टिविटीज? जुडिशियल एक्टिविटीज में क्या क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल एक तो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, फिर जुडिशियल रिव्यू की एक्टिविटीज़ हैं, PIL की एक्टिविटीज़ हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म की एक्टिविटीज़ हैं और जुडिशियल एडवेंचरिज्म की एक्टिविटीज़ हैं. ये जो कॉन्टेक्स्ट समझ जाएगा वो इस क्वेश्चन को लिख लेगा. समझ में आई बात? ये क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा है चंपकम दोरई रंजन और ये सब कुछ नहीं लिखने की जरूरत है. ये आपको ये पूछ रहा है कि ये जो जुडिशियल एक्टिविटीज़ अब धीरे धीरे हो रही हैं, जुडिशरी धीरे धीरे अपना एक्सपैंड कर रहा है, जुडिशरी धीरे धीरे अपनी एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है थ्रू इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज. जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल लीव पिटीशन 136 में या 142 में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई डिक्री देना, या जुडिशियल रिव्यू करना, या PIL एक्सेप्ट कर लेना. बात पे PIL आ जाती हैं. फिर जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म. ठीक है, फॉर द ऑपरेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया. कल हमने एग्जैक्टली ये टॉपिक डिस्कस किया था दैट हाउ जुडिशरी इज इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस इन द अदर ऑर्गन्स, या कह सकते हैं कि इन दी वर्क प्रोफाइल ऑफ द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. हाउ? दैट since judges are not accountable, they are not elected representatives, they are not accountable, hence they cannot be questioned by the people, they cannot be held accountable. फिर practical differences भी हैं, जैसे पार्लियामेंट जो है उसमें पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है, बिकॉज पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है, जुडिशरी इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है. या पार्लियामेंट जो है, देखो पार्लियामेंट चलता है पब्लिक डिमांड से, ठीक है, और पॉलिटिकल स्फीयर को मैनेज करने का काम है पार्लियामेंट का. तो पार्लियामेंट हमेशा एक बैलेंस बना के चलता है कि किसी एक सेक्शन की डिमांड वो मानता है, फिर उसको नहीं भी मानता है, फिर उसको किसी एक लेवल से मानता है, किसी एक लेवल से नहीं मानता है. सो इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम. लेकिन जब जुडिशरी पार्लियामेंट को डायरेक्ट करने लगे या गवर्नमेंट को डायरेक्ट करने लगे, जी आप इस पे लॉ बनाओ, इस पे लॉ बनाओ, इस पे लॉ बनाओ, तो वो जो सेल्फ रूल का कॉन्सेप्ट है वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा. समझ रहे हो बात को? तो इस क्वेश्चन में यही बताना था, इसमें और कुछ नहीं बताना था. इसमें यही बताना था कि जुडिशरी क्या कर रही है. जुडिशरी अपने पावर को एक्सपैंड कर रही है. द जुडिशियल ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, अब पार्लियामेंट जो एक पावरफुल बॉडी होनी चाहिए थी हमारे देश में, वो नहीं रही है पावरफुल बॉडी. वाई? बिकॉज जो भी लॉ आप बनाते हो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ जुडिशियल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, या ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो ऐसे समय में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में दिक्कत पड़ रही है. तो एक पार्ट तो आप इसको बताओगे, एक पार्ट तो आप पूरा ये वाला लिखोगे, दूसरा पार्ट आप ये लिखोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल एक्टिविटीज से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में दिक्कत है. एक्चुअली क्या है कि पार्लियामेंट हमारा ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से जुडिशरी को प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ रहा है. समझ में आया? पहले आपने बताया कि हाँ, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, वो एक सेपरेशन ऑफ फंक्शन के बेसिस पे काम करते हैं और चेक्स एंड बैलेंसेस बना के रखते हैं. ये इंट्रोडक्शन हो गया. फिर आप बॉडी में बताओगे यस बट रीसेंट जुडिशियल एक्टिविटीज लाइक फॉर एग्जांपल जुडिशियल एडवेंचरिज्म, फिर आपने कोई केस का नाम बता दिया या कुछ आपने, जैसे सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम या बैनिंग ऑफ लिकर शॉप्स, इस तरीके से इट हैज लेड टू द
डिफिकल्टी इन ऑपरेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हाउ कि भाई वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आंसरेबल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने को डायरेक्टिव निकाल दिया, जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, राइट, या उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को देना पड़ेगा। ये सब बताने के बाद फिर आप ये बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि जुडिशरी की वजह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इटसेल्फ कुछ दिक्कतें हैं, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है, और मनी मसल पावर का यूज हो गया है, या लोग पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे हैं, या जो भी है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग हमारे यहाँ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से देयर इज अ वॉइड क्रिएटेड इन द पॉलिटिकल स्फीयर वेयर देयर इज डिमांड फ्रॉम द पीपल। अब विशाखा गाइडलाइंस के लिए डिमांड तो थी ही ना, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुन रहे थे, तो देयर इज अ डिमांड फ्रॉम द पीपल साइड बट government is not responding, hence judiciary has to come in to to satisfy those demands। फिर आपने ये बता दिया कि हाँ, ऊपर बता दिया कि नहीं है, मतलब है प्रॉब्लम, नीचे बता दिया नहीं है प्रॉब्लम, फाइनली फिर आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? यस, मतलब जो भी है कि जुडिशरी को जो है सेल्फ एक्सरसाइज, सेल्फ रेस्ट्रेन जरूर बरतना चाहिए व्हेन द जुडिशरी इज ट्रेडिंग इन समवन एल्सेस कोर्ट, लेकिन साथ ही साथ में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी अपने आप में रिफॉर्म करने की जरूरत है, सो दैट द बैलेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने सोचा था कि होगा वो हो हमारे पास। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, या ये इसका मेन फंडा था इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आया बता दो, अगर नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, सो नो वरीज इन दैट। ठीक है, फिर अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब यह एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं यार, अभी थोड़ा समय है। एक का क्वेश्चन है, 10 मार्कर है, लिखो इसको। फैक्टर्स फॉर दी ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया।
कर लें इसको डिस्कस। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा टाइम और ले लो, लिख लो इसको। देखते हैं, सिंपल सा पूछ रहा है, फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिस्कस और डिफाइन व्हाट इज रीजनलिज्म। रीजनलिज्म की डेफिनेशन हमने बहुत सारी देखी है और आपके पास नोट्स में भी रीजनलिज्म की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। तो सिंपल आपने इंट्रो में क्या बताना है कि रीजनलिज्म होता क्या है, रीजनलिज्म होता क्या है, व्हाट इज रीजनलिज्म, ठीक है। और उसके बाद इसको मिनी नेशनलिज्म से जोड़ सकते हो और उसके बाद ये भी बता सकते हो दैट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन्स ऑन, या इसको आप नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट कर सकते हो दैट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन्स based on different factors like geographical factors, cultural factors, climate factors, language factors, this and this. उसके बाद which makes India prone to regionalism, which makes India prone to regionalism. उसके बाद फिर आप बताओगे following factors are there which led to the rise of regionalism in India. तो उसमें फिर आपको काफ़ी सारे जो हमने डिस्कस कर रखे हैं, जैसे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है रूडोल्फ एंड रूडोल्फ की, इट हैज लेड टू व्हाट, रीजनलिज्म। उसके बाद दूसरा राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज लेड टू रीजनलिज्म। उसके बाद तीसरा क्या है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी एंड कल्चर ऑफ अफ्लुएंस, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ अफ्लुएंस ऑल लीड टू रीजनलिज्म। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी कैन लीड टू रीजनलिज्म। उसके बाद फिर आप बता सकते हो रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट कैन लीड टू रीजनलिज्म। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स जो है रीजनलिज्म के फैक्टर्स हैं इंडिया में, ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। तो इसमें से एक जो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फैक्टर है वो एक है फेलियर ऑफ सेक्युलर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, फेलियर ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। इसलिए अब जो पावर सेंटर है वो रीजन कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब जो रीजनल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं, वो अपना अपना रीजन कंसोलिडेट करके रखती हैं। उसके बाद 70% आपने जब इस पे पूरा आंसर लिख दिया, उसके बाद फिर आप बताओगे रीजनलिज्म हैज एज पर दी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव और बहुत सारे लोग, कि रीजनलिज्म कैसे अच्छा है कंट्री के लिए, दैट इट इज लेड टू greater political participation, maturing of democracy, increasing civic education, etc., and better policy making. But how it is negative also, that it can lead to insurgency, extremist movements, and then it can lead to एक और फैक्टर है इसमें, सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, सन ऑफ द सॉइल, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। एंड देन नेगेटिव कैसे है वो, कि इट कैन लीड टू ब्रेकिंग ऑफ द सेक्युलर फाइबर कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री। एंड फाइनली फिर आप कंक्लूजन लिखोगे दैट रीजनलिज्म इज द रियलिटी, रीजनलिज्म इज अ रियलिटी इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट डाइवर्सिटी, एंड व्हाट वी नीड इज टू इंक्रीज डायलॉग एंड इंटरकनेक्शन। फिर आप एक स्कीम का नाम भी लिख सकते हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन 2.2, ठीक है, 2.0। तो इन सारी स्कीम्स का भी हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में आप स्कीम्स का मेंशन नहीं कर सकते, कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन कंटेंट है वो ये होगा कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ अफ्लुएंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, फेलियर ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड सन ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ये 8-10 फैक्टर्स आपको मैंने बता दिए हैं। सो मेरी तरफ से दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है आपका तो डू आस्क, नहीं है तो फिर विल एंड द
क्लास। चलिए ठीक है, फिर आपको कोई डाउट नहीं है तो कल मिलेंगे। कल द क्लास टाइमिंग वुड बी 11:30 टू 1:30। सुबह का टाइम सेम रहेगा। फिर बीच में जो हम 2 घंटे का ब्रेक लेते हैं वो नहीं लेंगे, 1 घंटे का ब्रेक लेंगे। 2:30 से फिर 4:30 तक हमारी वो होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छी तरह पढ़ते रहें, अच्छी तरह मस्त रहें और अच्छे से पढ़ते रहिए। कल वुड बी आवर लास्ट क्लास ऑफ दिस सेक्शन, दिस पेपर। जो ये पेपर हम पेपर 1 जब हम कर रहे थे, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसकी हमारी कल लास्ट क्लास होगी। तो जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज़ उनको निकाल के रखिएगा, सो दैट कल वाली क्लास में हम कर सकें। और कल हम 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये स्ट्रेटजीज ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड गुड इवनिंग, गुड नाइट, शब खैर। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे रहिए और टाटा।